हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डबल ई सेकंड। जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, ठीक है, ELEX, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनका एक सब्जेक्ट है डबल ई सेकंड, जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, इस सब्जेक्ट का रिव्यू करेंगे, ठीक है। किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होगा आपको, कितने चैप्टर होंगे, उस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड है वो आपके लिए कितना बेनिफिट करेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए, कई सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो एसी थ्योरी है, ठीक है। डबल ई का जो फर्स्ट चैप्टर है, डबल ई सेकंड का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटीज बाय फेजर्स, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस, फिर प्योर इंडक्टेंस, फिर प्योर कैपेसिटेंस। इस तरह से आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इसके बारे में बताना होगा, और इन दोनों के महत्व के बारे में बताना होगा। इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है, पढ़ना होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। जब रजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और फिर जब रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर इन प्योर रेजिस्टेंस। जो प्योर रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें पावर क्या होता है, और इन प्योर इंडक्टेंस का जब यूज़ करते हैं, प्योर कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं तो उसमें पावर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा पावर इन कम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट, और फिर आपको पढ़ना होगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पावर फैक्टर आपको आने वाले समय में भी बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम आते हैं अगला जो आपको पढ़ना होगा एक्टिव एंड रिएक्टिव करंट, ठीक है। एक्टिव करंट क्या होता है, रिएक्टिव करंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का प्रैक्टिकल क्या रिस्पॉन्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे पावर फैक्टर को मेजर करते हैं, कैसे क्या होता है पावर फैक्टर, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। RLC सर्किट का सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्यू फैक्टर ऑफ क्वाइल्स एंड कैपेसिटेंस, क्वाइल्स और कैपेसिटेंस का क्यू फैक्टर जो होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अगला आपका चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड में आपको क्या पढ़ना होगा, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। थ्री फेज जो सप्लाई है उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। थ्री फेज सप्लाई के बारे में थोड़ा सा आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड दी लाइन वोल्टेज, ठीक है। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। या फिर फेज करंट या फेज जो लाइन जो करंट है और फेज करंट है ये क्या होते हैं, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पावर एंड पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। पावर क्या होता है थ्री फेज सिस्टम में, और पावर फैक्टर क्या होता है थ्री फेज जो सिस्टम है उसमें, और इसको कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपने सिलेबस के अनुसार अपना स्टडी करेंगे, अपनी परीक्षा को देंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करके अपने परीक्षा को देंगे तो अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, ठीक है ना।
इसलिए मैंने सोचा कि आपको सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। इसके बाद आपको एक एक टॉपिक के बारे में वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, इसके बाद आपको पढ़ना होगा कंपेरिजन बिटवीन द 3 फेज एंड सिंगल फेज सप्लाई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई में कंपेरिजन करना है, इनमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये भी है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपको में फर्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको देखना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन एक आता है, ईएमएफ इक्वेशन आता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। वोल्टेज करंट रिलेशन पढ़ना होगा, ठीक है। जो भी आपका ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज करंट कुछ रिलेशनशिप होता है, कुछ रिलेशंस होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो उनका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ना, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। फिर आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको देखना होगा, पढ़ना होगा कि कैसे क्या काम करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर आपको पढ़ना होगा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर में, फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर पर लोड लगाते हैं तो उसका फेजर डायग्राम कुछ आता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, उसका ग्राफ बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। फिर इसके बाद आता है आपका डिफिनेशन ऑफ रेगुलेशन और इफिशिएंसी का डिफिनेशन आपको देना होगा, इसका फार्मूला कुछ आता है, उसको भी आपको देखना होगा, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो कुछ आपके ट्रांसफार्मर में तीन तरह के लॉसेस होते हैं, जैसे कॉपर लॉस हुआ, आयरन लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लॉसेस होते हैं, कई तरह की लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। एडी करंट लॉसेस होता है, फिर आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया लेना है। फिर आपको ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो हम लोग आउटपुट को जो होता है उसको ओपन कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसफार्मर पे, या फिर जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के द्वारा लॉसेस को फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा थर्ड चैप्टर में, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन में आपको फर्स्ट चैप्टर जो पॉइंट है उसमें आपको मिलेगा डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी जनरेटर के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है डीसी जनरेटर। फिर कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ना होगा। फिर ईएमएफ इक्वेशन होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन जो होता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर के लिए हो चाहे डीसी मशीन के लिए हो, ठीक है, ये सारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईएमएफ इक्वेशन। फिर आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ जनरेटर, डिफरेंट के टाइप के जनरेटर होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उनका एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा डीसी मोटर, ठीक है। डीसी जनरेटर भी पढ़ना होगा इसी चैप्टर में, डीसी मोटर भी पढ़ना होगा। डीसी मोटर में आपको क्या पढ़ना होगा, तो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना होगा। फिर आपका आता है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बैक ईएमएफ होता है क्या होता है, अक्सर कर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो भी पूछा जा सकता है कि बैक ईएमएफ क्या होता है मोटर में, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर आपको पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक। फिर आपको पढ़ना है टॉर्क इक्वेशन, जो डीसी मोटर के लिए एक टॉर्क इक्वेशन आता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है। स्पीड कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको नेक्स्ट में पढ़ना होगा आपका स्टार्टर, ठीक है। डीसी मशीन के लिए स्टार्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें आपको पढ़ना होगा इंडक्शन मोटर।
इंडक्शन मोटर में आपको क्या पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। जो सिंगल फेज मोटर्स होते हैं उनका कैसे वर्क करता है, उनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करते हैं। फिर आपको पढ़ना होगा कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होते हैं, जैसे हुआ आपका स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, फिर आपका सैडेड पोल हुआ, फिर आपका रिलेक्टेंस हुआ स्टार्ट, ठीक है, फिर आपका एसी सीरीज हुआ, यूनिवर्सल हुआ, हिस्टेटिस हुआ, सर्वो हुआ, फिर आपका स्टेपर मोटर हुआ और इसका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना होगा स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टर यूज होते हैं, क्या स्टार्टर्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। डीसी मशीन के बारे में, जो डीसी मोटर मशीन है उसमें जो स्टार्टर यूज होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 5 में, इंडक्शन मोटर में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर जो 6 है वो है आपका सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सिंक्रोनस जो मशीन्स है उसमें आपको कौन कौन सा पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेटर्स पढ़ने को मिलेगा। अल्टरनेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर आपका टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर्स, कितने टाइप के होते हैं अल्टरनेटर, ठीक है, उनको आपको डिफाइन करना होगा। सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको इस यहाँ से लेना होगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के बारे में आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका पढ़ना है, कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ना है, वेक्टर डायग्राम पढ़ना है, फिर इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, फिर आपको पढ़ना होगा सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस जो मशीन्स होते हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ है, उनका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट चैप्टर, यहीं यहाँ तक आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 6 में। तो आप देख सकते हैं कि 6 चैप्टर आपको, 6 चैप्टर आपको पढ़ना होगा जो डबल ई सेकेंड है, ठीक है। जो डबल ई सेकेंड आपका सब्जेक्ट है उसमें कितने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, तो 6 चैप्टर होंगे। और सारे टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप जब जाएंगे डिप्लोमा पास आउट होके कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर आपके जो इंटरव्यू होगा उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें देखा है, मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड जो है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, इससे भी आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा और अच्छा खासा नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।